नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लगातार जो मैं जीएस की क्लास चला रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, उसमें अभी तक मैंने भूगोल के 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले 2 भूगोल के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको आप देख लीजिएगा। भूगोल के उन दोनों वीडियो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करवाया है। इसके अलावा पार्ट 3 इसका है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हम ज्योग्राफी के और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। मेनली हमारा इसमें फोकस क्या रहने वाला है? मेनली हमारा इसमें फोकस रहेंगी भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। यह जो आपका वीडियो है भारत के भूगोल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का आज का आपकी जीडी की परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो आपको जीडी के की परीक्षा के लिए जो जीके जीएस की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो मैंने हिस्ट्री की क्लास ली है, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की जो भी क्लासेज मैंने ली हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली फॉलो करते रहिएगा अपना एग्जाम होने तक, क्योंकि मैक्सिमम सारे कंटेंट आपको कवर करवाए जा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का आपको नाम बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपकी पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है? तो आपकी सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और सतलुज हो गई। ये तीनों नदियाँ आपकी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्ववर्ती नदी हम किसे कहते हैं? तो वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी। आप याद रखिएगा, ऐसी नदियाँ वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं तथा अपने धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काट कर गार्ज का निर्माण कर वहाँ से प्रवाहित होती थी, इस प्रकार की नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। तो आप याद रखिएगा, ऐसी नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से भी बह रही हैं उन्हीं नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये जो नदियाँ होती हैं अपनी धाराओं की दिशा में जो भी इनके सामने पर्वत आते हैं उन पर्वतों को काट कर ये गार्ज बना देती हैं और उस गार्ज से ही ये प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। इस प्रकार की नदियों का एग्जाम्पल क्या है? तो सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सतलज नदी हो गई। ये तीनों नदियाँ आपकी किस प्रकार की नदियाँ हैं? तो ये तीनों नदियाँ आपकी एग्जाम्पल हैं पूर्ववर्ती नदी की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो आप याद रखिएगा, ऐसी नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। सिर्फ इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस इन 3 नदियों का नाम आप याद रखिएगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये तीनों आपकी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है? इसमें से कौन पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है? तो आप याद रखिएगा, पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल आपको मिलेगा चंबल हो गई, स्वर्णरेखा हो गई और सोन। ये तीनों नदियां आपकी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अब पूर्वारोपित नदियां किस प्रकार की होती हैं? तो ऐसी नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करते, यानी कि ये ढाल के विपरीत बहती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऐसी नदियां जो ढाल के विपरीत बहती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्वारोपित नदी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये नदियाँ जो हैं स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम पूर्वारोपित नदी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और स्वर्ण रेखा नदी हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, ये सभी आपकी किस प्रकार की नदियाँ हैं? तो ये सभी आपकी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है? इसमें से किस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है? तो आप याद रखिएगा, इसमें से सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन सभी नदियों का जो उद्गम है तिब्बत के पठार से होता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा,
उपर्युक्त तीनों नदियों का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से ही होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इनका उद्गम तिब्बत में कहाँ कहाँ से होता है ये जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग, आप याद रखिएगा मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर आपको मिलेगा, एक हिमनद मिलेगा जिसका नाम है चेमयुंगडुंग। इस प्रकार से लिखाएगा चेमयुंगडुंग। यह हिमनद है, यह एक ग्लेशियर है जो आपको मिलेगा मानसरोवर झील के निकट। तो मानसरोवर के निकट यह जो चेमयुंग ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिएगा जो सतलज नदी है इसका उद्गम तिब्बत में स्थित राकस झील से होता है। तिब्बत में स्थित एक रॉकस झील है, यहीं से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा चंद्रभागा के नाम से इसमें हम किस नदी को जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर बताइए सबसे पहले आप। तो इसमें से जो चेनाब रिवर है, चेनाब नदी है, इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से जो चेनाब नदी है इसको हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन ऑप्शन में जो 4 नदियां आपके सामने दी गई हैं, आइए इन चारों नदियों के बारे में पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका उद्गम वेरीनाग झरने से होता है। जो झेलम रिवर है, जो झेलम नदी है, इसका जो उद्गम है वेरीनाग झरने से होता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, यह नदी बुलर झील से होकर बहती है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। पाकिस्तान में चिनाब नदी मतलब पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से यह मिल जाती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, पाकिस्तान में चिनाब में जाकर यह मिल जाती है झेलम नदी। इसके अलावा इस नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उरी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो तुलबुल और उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं झेलम नदी पर ही बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगली नदी आपकी कौन सी है, तो चेनाब रिवर, इंपॉर्टेंट है। लाहुल क्षेत्र के 12 लाचा दर्रे के निकट से यह निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है लाहुल क्षेत्र के 12 लाचा दर्रे के निकट से होता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, हिमाचल प्रदेश में से हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर को हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला फैक्ट क्या है, चेनाब नदी जो है 12 लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग घाटी के निकट टांडी में आपस में मिलने से बनती है। यानी कि जो चेनाब नदी है यह 12 लाचा दर्रे के निकट से 2 नदियां निकलती हैं, एक चंद्र हो गई और एक भागा। तो ये चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग घाटी के निकट टांडी नामक स्थान पर मिलने से ही आपकी आगे जाकर यह चेनाब नदी बनती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप याद रखिएगा बगलिहार परियोजना इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो हैं चेनाब रिवर पर चलाई जा रही हैं, बनाई गई हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो भी मैं आपको परियोजनाएं बता रहा हूँ इन नदियों पे, इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से एसएससी की परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो जो परियोजनाएं झेलम नदी पर बनाई गई उनको मैंने आपको बताया, इनको आप याद कर लीजिएगा। और जो परियोजनाएं मैंने आपको चेनाब नदी बताई हैं, जैसे बगलिहार हो गई, सलाल हो गई और दुलहस्ती, इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अग्नि नदी कौन सी है, तो रावी नदी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और यह चेनाब की सहायक रिवर है, चेनाब की यह सहायक नदी है रावी। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ब्यास नदी के बारे में अगर हम बात करें, तो ब्यास नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से, तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से जो है
इस नदी का उद्गम होता है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज में जाकर मिल जाती है, यानी कि जो हरिके बैराज है यहीं पर जाके यह सतलज नदी पर मिल जाती है, यानी कि हरिके नामक स्थान पर जो है, हरिके नामक स्थान पर जाकर सतलज में यह नदी मिल जाती है। यहीं पर हरिके बैराज का निर्माण भी किया गया। तो जहाँ पर ये जाकर सतलज में मिलती है वहीं पर हरिके बैराज का निर्माण भी कराया गया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। तो हरिके जो बैराज है यहीं से इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम चारों नदियों को हमने डिस्कस कर लिया है। और निम्नलिखित में से किन नदियों के मिलन स्थान पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया है ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज नदियों के मिलन स्थान पर ही हरिके बैराज का निर्माण कराया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख पा रहे हैं हरिके नामक स्थान पर जो ब्यास नदी है जाकर सतलज में मिल जाती है और यहीं पे जो है हरिके बैराज का निर्माण भी किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी है? गंगा के दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा में बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें से दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है गंगा में? तो आप याद रखिएगा, यमुना हो गई, यमुना जो है यमुना हो गई, इसके अलावा टोंस हो गई और सोन हो गई। यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन हो गई। ये जो है आपकी दाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदियां, यानी कि उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियां गंगा में। तो दाएं तट की हमने बात कर ली है, यहाँ पे दाएं तट की मैंने बात कर लिया। बाएं तट की बात कर लेते हैं कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी गंगा में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती हो गई, कोसी हो गई और महानंदा। ये जो है गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो दाएं तट से कौन कौन सी नदियां गंगा मिलती हैं, बाएं तट से कौन कौन सी नदियां गंगा मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिए, जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कौन कौन से प्रयाग पर किन किन नदियों का संगम होता है, मिलन होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन स्थान कहाँ पर है? तो देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं और विष्णुप्रयाग में आपकी धौली गंगा और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। यही चीज़ आपकी पिक्चर के माध्यम से समझाई गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पिक्चर को आप देख सकते हैं आराम से। इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण जो है निम्न में से किस नदी पर किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो निर्माण है किस नदी पर किया गया है? तो आप इसे याद रखिएगा, गंगा नदी पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किया गया है। और यह जो नेशनल जलमार्ग, नेशनल वाटरवे 1 आपका है, यह इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक आपको मिलेगा। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लेके हल्दिया, जो कि आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, यहीं तक आपको है मिलेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलकनंदा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा फेमस मंदिर अवस्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा फेमस मंदिर अवस्थित है? तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलकनंदा नदी कहाँ पर है? तो अलकनंदा नदी, ये नीली वाली आप देख पा रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है और इसके तट पर आपको मिल रहा है बद्रीनाथ का मंदिर। तो अलकनंदा नदी के तट पर जो है आपका बद्रीनाथ का फेमस मंदिर है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और ये जो आपकी रेड लाइन है यहाँ पे, तो यह जो रेड लाइन है यह मंदाकिनी नदी की, और मंदाकिनी नदी के तट पर आपको मिलेगा केदारनाथ का मंदिर। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है कि केदारनाथ का जो फेमस मंदिर है किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर है। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलकनंदा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा फेमस मंदिर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, बद्रीनाथ का मंदिर जो है आपका अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे गंगा नदी के बारे में कुछ
चीज़ें लिखी गई हैं जो आप याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, उसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंगा कुल लंबाई गंगा नदी कितनी है, तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। और गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तथा भारत की नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो गंगा नदी का ही है। 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है, आप याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। गंगा नदी अपने प्रवाह क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है, तो आप याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और पश्चिम बंगाल दो वितरिकाओं में बंटने के पश्चात इसकी जो दो वितरिकाओं में बंटने के पश्चात जो है जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली और कहीं कहीं पे भागीरथी भी कहते हैं, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा भागीरथी जो है बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसको पद्माम बोलते हैं। तथा मेघना से मिलने के पश्चात अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, यानी कि मेघना नदी के नाम से ही गंगा नदी जो है अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। यानी कि जब बे ऑफ बंगाल में यह गिरती है तो किस नदी के नाम से गिरती है गंगा नदी, तो मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसके बाद ये वाला आप याद रखिएगा, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया जिले से बाहर निकलती है। तो आप ये से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों को टच करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। जिनमें से कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से है, तो बलिया जिले से बाहर निकलती है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी आगे चलकर हम नई वाली स्लाइड में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जगहों पर इसका क्या क्या नाम है। फिलहाल आप बस इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, यह किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली जिसका नाम है, यह आपको मिलेगा असम में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो माजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में। अब आइए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके दाहिने से इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी हो गई, जिया हो गई, भरेली जिसको हम कामेंग के नाम से जानते हैं, तिस्ता हो गई और मानस, ये इसकी दाहिने से सहायक नदियाँ हैं। और बाएं से कौन कौन सी हैं, तो दिबांग हो गई, लोहित हो गई, कापिली हो गई और धनसिरी हो गई, ये इसकी बाएं से सहायक नदियां हैं। तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे की यहाँ पे बात हो रही है, जलमार्ग की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से लेकर धुबरी तक जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक है और गंगा नदी बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो सदिया से लेके धुबरी तक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। तो तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं, और तिब्बत के रास्ते जब यह भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। फिर उत्तर बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। फिर मध्य बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद इसको पद्मा कहा जाता है, और मेघना इसको दक्षिण बांग्लादेश में कहा जाता है। तो इसके इतने सारे नाम हैं ब्रह्मपुत्र के, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है।
इसमें से किसे खूनी नदी भी कहा जाता है? तो आप याद देखिएगा लोहित को, लोहित नदी को हम खूनी नदी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात पर स्थित है? मतलब कि कौन सी नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो आप याद देखिएगा नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी पर आपको धुआंधार जलप्रपात मिलेगा, या तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा रिवर पर धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ताप्ती नदी के बारे में ये बात कर लेते हैं जो आपके ऑप्शन में थी। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मुल्ताई नामक स्थान जो है, यहीं से ताप्ती यानी कि तापी नदी निकलती है। यह सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि यह भ्रंश घाटी वाली नदी, आप याद रखिएगा, यह भ्रंश घाटी का प्रवाह करती है, मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती बहने वाली नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो आप याद रखिएगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा तथा ये दोनों नदियां जो है आपकी कहाँ पर गिरती हैं? तो आपकी जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यानी कि पश्चिम की तरफ जाकर यह गिरती हैं। बाकी अन्य जो इंपॉर्टेंट मेजर नदियां वे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट ये दो नदियां हैं, इसके अलावा और भी नदियां हैं, लेकिन इन दोनों ये दो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये दो नदियां जो हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो ताप्ती नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर मान लीजिए आप। इसके बाद सूरत इसके तट पर स्थित है, यानी कि सूरत जो है इसके तट पर स्थित है तापी नदी के। वही नर्मदा की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से होता है। यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यह भी आपकी भ्रंश घाटी की नदी है। इसके अलावा एस्चुरी का निर्माण यह भी करती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है यह भी। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियां जो हैं आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, आप याद देखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो मेजर नदियां जो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियां गिरती हैं, वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो नदियां आपकी नर्मदा और तापी नदियां हैं जो जाकर अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी की तरफ, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ये नदियां जो हैं आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये दोनों नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा की जगह ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद गोदावरी के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी का उद्गम होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पेनगंगा हो गई, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मनेर, मंजीरा, ये जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की नदी की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य जो है जल विवाद भी चलता है। कृष्णा नदी का जल विवाद जो है इन तीन स्टेट के मध्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत की प्रायद्वीपीय नदियों का ये देख लेते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपकी कौन कौन सी हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये जो है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और यहाँ पे हमने प्रायद्वीपीय नदियों को यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उस नदी का नाम आपको बताना है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माही रिवर। माही नदी जो है आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माही जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो सेशन था जिसमें हमने नदियों से जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके SSC GD की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।